हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का लेक्चर नंबर 10। बेसिकली इसमें हम लोग देखने वाले हैं विंड एनर्जी को डिटेल में। ठीक है, जितना भी विंड एनर्जी का सिलेबस है इसको इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 के अंदर 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी से आए थे। इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा रहे, लेकिन आपको ये वीडियो पूरे पेशेंस के साथ देखना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विंड एनर्जी में जो विंड होता है वो क्या चीज़ है। मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज विंड। ठीक है, तो जो आपके एयर का मूवमेंट होता है इसको हम लोग विंड कहते हैं, जो कि क्रिएट होता है विच इज क्रिएटेड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, जो आपकी अर्थ सरफेस है वहाँ पे क्या होता है, सोलर एनर्जी आती है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी किसी पर्टिकुलर अर्थ के पार्ट में पहले आती है और किसी पार्ट में बाद में जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अनइवन हीटिंग होगा जिससे हमारी विंड जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस से जो विंड जनरेट होती है इसको हम लोग लोकल विंड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कॉज होता है विंड के जनरेशन का वो है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, तो जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होता है तो उससे भी आपकी विंड जनरेट होगी, और जो विंड इस अर्थ के रोटेशन से जनरेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनेटरी विंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर बात की जाए विंड की तो 2 टाइप की विंड होगी आपकी, लोकल विंड और प्लेनेटरी विंड। लोकल विंड कौन सी होगी, अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज इन डे एंड नाइट। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस के कारण लोकल विंड जनरेट होती है। सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। सिमिलरली बात की जाए प्लेनेटरी विंड की तो वो कॉज हो रही थी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो अर्थ के अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन से विंड जनरेट होगी, जिस विंड को हम लोग बोलेंगे प्लेनेटरी विंड। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर एट इक्वेटर एंड पोलर रीजन, वार्म एयर मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू पोल एंड कोल्ड एयर फ्रॉम पोल टू ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग आने वाली स्लाइड में देखने वाले हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली में क्या है, हम लोग को पता है ऑलरेडी कि जो भी आपकी वार्म चीज़ होगी, जो भी वार्म एयर होगी वो क्या होगी, वो गर्म होने के बाद ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स जो ग्लोब होता है, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, उसमें जो सबसे टॉप में रहता है वो रहता है हमारा पोल। तो जब ये गर्म एयर आपकी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, ये आपकी जाएगी पोल रीजन की तरफ। ठीक है, और जो पोल रीजन की कोल्डर एयर रहेगी वो क्या करेगी, वो आपके ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आने की कोशिश करेगी, या बोलिए ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आएगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, आपका सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और विंड जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ट्रॉपिकल रीजन में आपकी हॉट एयर जनरेट कैसे हो रही है। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी एरिया होता है, इन दोनों के बीच के एरिया में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी आती है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर का जितना भी अर्थ सरफेस रहेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे का जितना अर्थ सरफेस रहेगा, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल रहती है वो आपकी विंड एनर्जी रहती है। ठीक है, या आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा अगर विंड जनरेट होती है वो इन रीजन के अंदर जनरेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाली स्लाइड में और अच्छे से देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट की बात कर लेते हैं जो आप सबसे नीचे में देख पा रहे होगे, द 1/4 ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द विंड एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ रहा होता है उसका 1/4 पार्ट जनरेट कर रहा होता है विंड एनर्जी को। ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि जो अर्थ सरफेस पे अनइवन हीटिंग होता है उससे आपकी विंड जनरेट होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस स्लाइड के अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन होता है वहाँ पे सोलर एनर्जी हाईएस्ट अमाउंट में मिलती है। तो इस स्लाइड में भी आप लोग देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में जो आपको अर्थ सरफेस दिख रही होगी, इस अर्थ सरफेस के अंदर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच के रीजन में हमको सोलर एनर्जी हाईएस्ट अमाउंट में मिलती है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर विंड एनर्जी हाईएस्ट अमाउंट में मिलती है। सिमिलरली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे का जो रीजन है उसके अंदर भी विंड एनर्जी हमको हाईएस्ट अमाउंट में मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इट क्रिएट्स सीयर इफेक्ट। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो होता है सीयर इफेक्ट जनरेट होता है, और इस सीयर इफेक्ट के कारण ही जो विंड होती है वो ब्लो करती हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोल रहे थे प्लेनेटरी विंड, जैसा कि हम लोग ने लास्ट स्लाइड के अंदर सीखा हुआ है। ठीक है,
और फ्रेंड्स प्लैनेटरी विंड के जनरेशन के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, प्लैनेटरी विंड आपकी जनरेट हो रही है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और ये जो इफेक्ट होता है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो विंड का जनरेशन होता है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग विंड एनर्जी के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा विंड एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड होती है। ठीक है, विंड के पास अपनी एक वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से हमको एनर्जी मिल रही होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जो कि होता है हमारा हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सिंपली हाफ mv² होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पे जो मास ऑफ एयर होगा उसको हम लोग ma से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ विंड है उसको vw से रिप्रेजेंट करें। सिमिलरली रो ए आपका डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है, वो हो जाएगा हाफ mv²। यहाँ पे हम लोग एयर की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे मास और वेलोसिटी लेंगे वो दोनों ही विंड की लेंगे। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ma इंटू vw का स्क्वायर। अब इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो हाफ ma इंटू vw का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम। अब मास को जब आप लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करोगे तो आपको मास फ्लो रेट मिलेगा। मास फ्लो रेट आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इंटू ए इंटू वी। तो रो हो गया आपका एयर का, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ विंड हम लोग ऑलरेडी vwb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो एरिया है वो हम लोग ब्लेड का एरिया लेंगे। ठीक है, ब्लेड का एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे विंड टरबाइन को यूज करेंगे और उस विंड टरबाइन की हेल्प से हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एरिया लेते हैं वो हमेशा हम लोग ब्लेड का एरिया लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जब हम लोग सारी वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो वहाँ से हमको पावर की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी हमारी हाफ रो ए इंटू ए बी इंटू vwb का होल क्यूब। ठीक है, तो यानी जो वेलोसिटी ऑफ विंड है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है पावर। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लोग विंड एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा पावर जो रहेगी वो वेलोसिटी ऑफ विंड के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग राइट हैंड साइड में देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, P max SP लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैक्सिमम शाफ्ट पावर। ठीक है, तो मैक्सिमम शाफ्ट पावर कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 0.593 इंटू P अवेलेबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे पास अवेलेबल विंड एनर्जी है उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 59.3% ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि जो आपके पास विंड एनर्जी अवेलेबल है उसका सिर्फ 0.593% ही आप लोग शाफ्ट पावर को जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम विंड एनर्जी आप लोग कितना जनरेट कर सकते हो, शाफ्ट पावर विंड एनर्जी से कितना जनरेट कर सकते हो, वो होगी आपकी 59.3% ऑफ अवेलेबल विंड एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो रिलेशन है इसको हम लोग आने वाली स्लाइड्स में डिराइव भी करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, राइट हैंड साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में बेसिकली आपको एक विंड टावर दिख रहा होगा। ठीक है, और इस विंड टावर के अंदर में हमने पूरे विंड एनर्जी का सेटअप को लगाया हुआ है। ठीक है, बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास विंड एनर्जी आ रही होगी उससे जो विंड ब्लेड्स लगी होंगी, ठीक है, इस टावर पे जो विंड टावर है इसमें आपको ब्लेड्स दिख रही होंगी, तो ये ब्लेड्स मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और इस पे एक सैफ्ट कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो जैसे ब्लेड मूव करना स्टार्ट करेगी तो आपकी सैफ्ट जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी, और फ्रेंड्स इस सैफ्ट के रोटेशन को यूटिलाइज करके हम लोग पावर को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना देखो कि यहाँ पे जो ब्लेड लगी है वो एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में रोटेट कर रही होगी। ठीक है, जो आपकी ब्लेड लगी हैं वो जब रोटेट करेंगी तो एक सर्किल को जनरेट कर रही होंगी। लेट से वो आर रेडियस के सर्किल को जनरेट कर रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो विंड आ रही होगी उसमें से हम लोग कितना एरिया ऐसा है जहाँ पे आप विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, हर जगह आपकी विंड ब्लो हो रही है तो उसमें से कितना ऐसा एरिया है जो आपके ब्लेड के कांटेक्ट के साथ में आने वाला है। तो आप बहुत सिंपल वे में बता सकते हो, जो आपकी सर्कुलर आर्क जनरेट हो रही है, जो आपका आर रेडियस का सर्कल जनरेट हो रहा है, उतने एरिया में आपकी ब्लेड इस एयर को कांटेक्ट में लेने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव एरिया ऑफ ब्लेड कितना होगा तो आप बहुत सिंपल वे में बता सकते हो कि जो सर्कल का एरिया होगा वही आपका इफेक्टिव एरिया ऑफ ब्लेड होगा, तो वो हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट थे विंसबुल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ विंड और जो हमारा टावर की हाइट थी जेड ऑप्टिमम जो है, इसमें एक रिलेशनशिप निकाला। ठीक है,
तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो इस जेड ऑप्टिमम के nth पावर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब इन्होंने इक्वेशंस को सॉल्व किया तो वहां से निकल के आया कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो ये nth पावर है वो उसकी वैल्यू होती है 1/7, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी विंड एनर्जी होती है वो 1/7 पावर लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो इक्वेशन देखोगे तो वो निकल के आएगी VW इक्वल टू के इंटू जेड की पावर 1/7, जैसा कि मैंने बताया आपको 1/7 पावर लॉ को फॉलो करता है। और यहाँ पे जो के है वो बेसिकली लोकेशन कॉफिशिएंट है जो कि डिपेंड करेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंगल पे, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रही होगी वो आपकी टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। और टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में भी जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल होगी वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी 1/7 पावर लॉ, ठीक है। फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ विंड टरबाइन के बारे में। बेसिकली जो ब्लेड्स होती हैं वो हम लोग एरोफॉइल शेप में बनाते हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो एरोफॉइल क्या चीज़ हो गई, अ स्ट्रीमलाइन बॉडी और एयर सरफेस डिजाइन फॉर द एयर टू फ्लो अराउंड इट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लो ड्रैग एंड हाई लिफ्ट फोर्स बाय मेकिंग असिमेट्रिक प्रोफाइल, ठीक है। बेसिकली एरोफॉइल सरफेस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे नीचे में जो डायग्राम मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, तो ये है आपका एरोफॉइल शेप। और हम लोग जब भी विंड टरबाइन की ब्लेड्स का डिज़ाइन करते हैं तो वो इसी एरोफॉइल शेप में डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, सो दैट जो एयर का ड्रैग इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज कर सकें। बेसिकली फ्रेंड्स अगर ड्रैग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो होगा क्या, जो हमारी ब्लेड्स हैं वो रोटेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ड्रैग इफेक्ट कम से कम रहे और जो आपका लिफ्ट फोर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ठीक है। तो इस वे में क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ब्लेड देख पा रहे होगे इसमें जो आपकी टॉप सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं अपर कैम्बर, ठीक है। आप देख पा रहे होगे आपको एक लीफ शेप में दिख रहा होगा, तो इस लीफ शेप का जो सबसे टॉप पार्ट है वो हो गया आपका अपर कैम्बर और जो आपका लोवेस्ट पार्ट है वो हो गया आपका लोअर कैम्बर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि मीन लाइन। मीन लाइन कौन सी लाइन होगी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी लाइन जो कि इक्वल डिस्टेंस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे मीन लाइन का मतलब ये है कि जो अपर कैम्बर है और जो लोअर कैम्बर है, ठीक है, तो अपर कैम्बर और लोअर कैम्बर को बीच में से डिवाइड करने वाली लाइन, ठीक है, वो लाइन जहाँ से अपर कैम्बर और लोअर कैम्बर की डिस्टेंस इक्वल रहे उस लाइन को हम बोलेंगे मीन लाइन। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आप लोग देखो मीन लाइन में मैंने यही डेफिनेशन लिखी हुई है, इक्वी डिस्टेंस लाइन फ्रॉम द अपर एंड लोअर कैम्बर, ठीक है। तो फ्रेंड्स मीन लाइन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड लाइन की। तो आप देख पा रहे होगे जो ये डायग्राम बना है इसमें बेसिकली क्या है, आपको एक लीफ दिख रही होगी, तो इस लीफ का दो एज है, ठीक है। एक आपका फ्रंट एंड या बोल सकते हो फ्रंट एज जो है हमारा ट्रेलिंग एज, और जो हमारा बैक वाला एज होता है इसको हम बोलेंगे लीडिंग एज, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन जो कि इस ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज को ज्वाइन करेगी, ठीक है, उस लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड लाइन, ठीक है। तो आप डेफिनेशन देखो, यही चीज़ मैंने लिखी हुई है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द लीडिंग एज विद द ट्रेलिंग एज इज नोन एज कॉर्ड लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ अटैक की, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं डेफिनेशन की, एंगल बिटवीन द रिलेटिव एयर फ्लो एंड कॉर्ड लाइन ऑफ द एरोफॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉर्ड लाइन है, इस एरोफॉइल की जो कॉर्ड लाइन है जिसने ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज को जोड़ा है, उस स्ट्रेट लाइन को जब हम आगे बढ़ाते हैं और जो हमारी एयर फ्लो है जिसकी वेलोसिटी VW1 से हमने रिप्रेजेंट की है, इसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग इस कॉर्ड लाइन का एंगल देखेंगे तो वो एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ अटैक, ठीक है। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, एंगल बिटवीन द रिलेटिव एयर फ्लो एंड कॉर्ड लाइन ऑफ द एरोफॉइल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने नीचे में लिखा हुआ है। फॉर असिमेट्रिकल प्रोफाइल, ठीक है, जो अभी तक हम लोगों ने प्रोफाइल की बात की है वो असिमेट्रिकल प्रोफाइल थी, और इस असिमेट्रिकल प्रोफाइल के लिए कॉर्ड लाइन और मीन लाइन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सिमेट्रिकल प्रोफाइल की बात करोगे तो वहाँ पे कॉर्ड लाइन और मीन लाइन सेम होती है, ठीक है। और इस सिमेट्रिकल प्रोफाइल के अगर एप्लीकेशन की बात करोगी तो जो हमारी बुलेट होती हैं उसमें इस सिमेट्रिकल प्रोफाइल का ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स लास्ट स्लाइड के अंदर हम लोग ने देखा था कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास ब्लेड्स थी उनमें जो ड्रैग फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू कम से कम हो, जितना कम ड्रैग होगा उतनी स्मूथली आपकी जो ब्लेड्स हैं वो रन कर सकेंगी, ठीक है।
तो हम लोग चाहते हैं कि ड्रैग फोर्स की वैल्यू कम से कम हो और लिफ्ट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेस्ट रेशियो होना चाहिए लिफ्ट वर्सेस ड्रैग फोर्स का, तो वो होना चाहिए अराउंड 30:1। ठीक है, अगर आपका लिफ्ट फोर्स का वैल्यू 30 हो तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। कई बार होता है कि असर्शन रीजन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि रेशियो जो होता है वो 25:30:1 रहता है, तो उस टाइम पे अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो वो आप क्वेश्चन स्किप कर देते हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बेसिक आइडिया होना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है सॉलिडिटी रेशियो, जिसको हम लोग स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रोटर विच इज फिल्ड बाय द रोटर ब्लेड्स। ठीक है, तो मतलब है फ्रेंड्स कि रोटर के सर्कमफ्रेंस में कितना ऐसा पार्ट है जो रोटर की ब्लेड्स ने कवर किया हुआ है, उसी का परसेंटेज या बोल सकते हो उसी का रेशियो बताता है हमारा सॉलिडिटी रेशियो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग सबसे नीचे में आ जाओ, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये आपका एक विंड टर्बाइन का डायग्राम है। इसमें आपको जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है वो है हमारा रोटर, और जो आपको इस सर्कुलर पार्ट के अंदर में 3 ब्लेड्स दिख रही हैं, बेसिकली वो है हमारी रोटर ब्लेड्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो सॉलिडिटी रेशियो होता है वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बहुत सिंपली बता सकते हो कि यहाँ पे जो रोटर का सर्कमफ्रेंस है वो हो जाएगा π/d। ठीक है, सर्कुलर है तो आप बहुत सिंपली बता सकते हो π/d इसका सर्कमफ्रेंस एरिया हो जाएगा रोटर का। और कितना ऐसा पार्ट है जिसको रोटर ब्लेड्स ने कवर किया है वो भी आप बता सकते हो। उस सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट रोटर ब्लेड्स ने कवर किया है, लेट्स से यहाँ पे हमने n नंबर ऑफ ब्लेड्स का यूज किया है। ठीक है, तो इसको हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया है, और हर एक ब्लेड की जो विड्थ है या बोल सकते हो जो हर एक ब्लेड की थिकनेस है वो है स्मॉल t। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें हमें पता है तो यहाँ से आप सॉलिडिटी रेशियो की वैल्यू बता सकते हो, वो हो जाएगा S = n/t डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सॉलिडिटी रेशियो में। जो सेकंड पॉइंट है वो है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ ब्लेड मटेरियल विच इज इंटरसेक्टेड बाय एयर फ्लो। ठीक है, तो सॉलिडिटी रेशियो का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जब हमको ये पता करना रहे कि जो हमारी एयर फ्लो आ रही है उस एयर फ्लो का कितना अमाउंट ने ब्लेड को टच किया है। ठीक है, जो एयर फ्लो आ रही है उसके कितने अमाउंट ने ब्लेड को टच किया है, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको सॉलिडिटी रेशियो से मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस टर्म को डिफाइन किया गया। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जो सॉलिडिटी रेशियो का फॉर्मूला है वो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विंड एनर्जी एक्सट्रैक्शन थ्योरम के बारे में, जिसको हम लोग बेड्स लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग ने कवर किया था कि जो हमारे पास विंड एनर्जी अवेलेबल होती है उसका 0.596 पार्ट ही हम लोग सैफ्ट पावर को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो विंड एनर्जी अवेलेबल है उसका सिर्फ 59.6% ही हम लोग सैफ्ट पावर में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरम के बारे में अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, बाय द यूज ऑफ विंड टर्बाइन कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू रोटेशनल मोशन ऑफ सैफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, जो भी विंड की काइनेटिक एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, और उस एनर्जी को यूज करके हम लोग यहाँ पे एक सैफ्ट को ड्राइव करेंगे जिससे हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रफली कंसेप्ट है, मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड होती है इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे सैफ्ट पावर में, जो कि होता हमारा T/ω, पावर इक्वल टू T/ω। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना है इसको देखिए आप लोग ध्यान से। तो इसमें क्या है, VW1 है विंड की वो वेलोसिटी जो इनलेट हो रही है। ठीक है, इनलेट कहाँ हो रही है, रोटर वेलोसिटी में, जहाँ पे हमने ब्लेड्स को देखा था। ठीक है, रोटर पे हमारी ब्लेड्स लगी हुई थी, वही आपकी रोटेट कर रही होती है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास एक विंड होगी जो कि आ रही होगी VW1 वेलोसिटी से, और रोटर अपनी एक वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा जिसकी वेलोसिटी लेट से VWB है। ठीक है, रोटर की वेलोसिटी VWB है। ठीक है, अब जब ये VW1 वाली एयर इस रोटर वेलोसिटी से पास करेगी, इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी VW2। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 3 वेलोसिटी है। सबसे पहली इनलेट एयर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है VW1, और फिर है हमारी रोटर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू है VWB, और जो हमारी एग्जिट एयर है वो है हमारी VW2। ठीक है,
और फ्रेंड्स अब आप लोग आ जाओ फिगर नंबर 2 में। फिगर 2 में आप लोग बहुत आसानी से देख के बता सकते हो कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास विंड की वेलोसिटी होगी VW1, जो हमारी इनलेट कर रही होगी उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर ये रोटर वेलोसिटी से पास होगी, यहाँ रोटर की अपनी वेलोसिटी होगी जिसके कारण कुछ ना कुछ जो विंड की वेलोसिटी होगी उससे कम होगी इसकी रोटर की वेलोसिटी, और सबसे कम होगी आपकी जो एग्जिट एयर जा रही होगी, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो इनलेट एयर आ रही है उससे हम लोग अपने रोटर को रोटेट कर सके, ठीक है। तो हाईएस्ट होगी आपकी इनलेट एयर की वेलोसिटी, उसके बाद होगी आपकी रोटर की वेलोसिटी, और सबसे कम जो होगी वो जो एग्जिट एयर होगी उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स अब आप लोग आ जाओ फिगर नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर डायग्राम बनाया हुआ है। प्रेशर डायग्राम भी आप लोग बहुत सिंपली बना सकते हो। जो हमारी इनलेट और एग्जिट कंडीशन होगी वो हमेशा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इनलेट से रोटर की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप देख रहे हो वेलोसिटी ड्रॉप हो रही थी, VW1 से VWB की तरफ वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है। तो वेलोसिटी अगर ड्रॉप होगी तो प्रेशर क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। सिंपली आप लोग बर्नौली थ्योरम से सोच सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, P एटमॉस्फेरिक से जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है VWB में जाते टाइम, और VWB में जाओगे तो तुरंत आपका प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एयर है वो डायरेक्ट सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आ रही है, ठीक है। तो सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो जो वेलोसिटी होगी एयर की वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। एट दैट टाइम जब सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में हमारी एयर आएगी उस टाइम जो एयर सरफेस के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब कांटेक्ट पॉइंट पे एयर पास होती है उस टाइम पे मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये प्रेशर डायग्राम और वेलोसिटी डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया है वो है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। हम लोग हमेशा एयर को यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने थ्रू आउट इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात की है। तो जो विंड आपकी इनलेट हो रही होगी और जो हमारी एग्जिट हो रही होगी, ठीक है, और जो हमारी रोटर ब्लेड से पास हो रही होगी, हर टाइम पे जो विंड की डेंसिटी है वो सेम रहने वाली है। वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी P/R/T, ठीक है। सिमिलरली आप लोग मास फ्लो रेट ऑफ एयर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। वो क्या हो जाएगा, वो तीनों के लिए जो आपकी इनलेट कंडीशन है और जब रोटर के पास होगी उस टाइम पे और जो आपकी एग्जिट कंडीशन है, तीनों के लिए डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेरी कर रही है। तो वो क्या होगा, मास फ्लो रेट आपका सिंपल आपको पता है वो होता है ρAV, ठीक है। सिमिलरली बात की जाए इनलेट एयर की तो वहाँ पे भी आप लोग मास फ्लो रेट बता सकते हो, वो हो जाएगा ρA × A1 × VW1, ठीक है। सिमिलरली आप लोग एग्जिट एयर के लिए भी बता सकते हो, वो हो जाएगा ρA × A2 × VW2। सिमिलरली आप लोग रोटर के लिए भी बता सकते हो, वो हो जाएगा ρA × AB × VWB। AB क्या हो गया, ब्लेड का एरिया हो गया, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि नेट कितनी विंड एनर्जी पर यूनिट टाइम इस रोटर वेलोसिटी से पास हो रही होगी, ठीक है, तो आप लोग बहुत सिंपली बता सकते हो, वो हो जाएगी हाफ इंटू मास फ्लो रेट ऑफ एयर इंटू VW1 का स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर, ठीक है। यही आपकी नेट विंड एनर्जी या आप बोल सकते हो जो सैफ्ट की पावर होगी वो होगी, ठीक है। तो अवेलेबल सैफ्ट पावर होगी वो होगी हाफ इंटू मास फ्लो रेट ऑफ एयर इंटू VW1 का स्क्वायर माइनस VW2 का स्क्वायर। VW1 होगी आपकी इनलेट एयर वेलोसिटी और VW2 होगी आपकी एग्जिट एयर वेलोसिटी, ठीक है। और मास फ्लो रेट की जो वैल्यू है वो आपको पता ही है, वो हो गई ρA × AB × VWB, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी नेट विंड एनर्जी पर यूनिट टाइम जिसको आप बोल सकते हो सैफ्ट पावर अवेलेबल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, तो आप लोग सिंपली मोमेंटम इक्वेशन लगा सकते हो। तो सेकंड पॉइंट वही है, हम लोग एक्स डायरेक्शन में फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो Fx = मास फ्लो रेट ऑफ एयर इंटू VW1 माइनस VW2, ठीक है। और फ्रेंड्स सिमिलरली आप लोग प्रेशर इक्वेशन का भी यूज करके एक्स डायरेक्शन में फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Fx = P1 माइनस P2 × AB, ठीक है। AB हो गया आपका ब्लेड एरिया, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो एंड रिजल्ट है वो आपको याद करने की जरूरत है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस डेरिवेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने जरूरी हैं फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट जो हमारी इनलेट कंडीशन थी और जो B है वो है हमारा ब्लेड, ठीक है। तो जब हम लोग एनर्जी इक्वेशन
फर्स्ट एंड बी में अप्लाई करेंगे जो आपका ब्लेड है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग एनर्जी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमको इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी। सिमिलरली जब हम लोग ब्लेड और एग्जिट के बीच में एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमको इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। ठीक है, अब जब हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलती है 5 इक्वेशन, जो कि है हमारी P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी इक्वल टू VW1 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इक्वेशन 1 जो थी वो हमको मोमेंटम इक्वेशन से मिली थी, जो कि आप देख पा रहे हो एक्स डायरेक्शन में हमने फोर्स कैलकुलेट किया हुआ था। सिमिलरली हम लोग एक्स डायरेक्शन में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए P1 माइनस P2 इंटू ए बी का यूज कर रहे थे, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। और जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है वो ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट किया है, वो हो गई थी P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ इंटू रो इंटू VW1 का स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा VWB इक्वल टू VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाई 2। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जो हमारी ब्लेड की वेलोसिटी निकल के आ रही है वो इनलेट एयर वेलोसिटी और एग्जिट वेलोसिटी का मीन होती है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आपको याद होनी जरूरी है। ठीक, अब हम लोग ने जो शेफ्ट पावर स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी वो थी हमारी हाफ इंटू मास फ्लो रेट ऑफ एयर इंटू VW1 का स्क्वायर माइनस VW2 का स्क्वायर। और मास फ्लो रेट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो था हमारा रो ए इंटू ए बी इंटू VWB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस VWB को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, मतलब है कि जो हमारा VWB की वैल्यू निकल के आई है VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और पावर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू VW2। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम पावर कंडीशन में जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी VW2 इक्वल टू VW1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको याद होनी जरूरी है। एक स्टार्टिंग में जो मैंने बताई थी VWB इक्वल टू हाफ ऑफ VW1 प्लस VW2, ये याद होनी जरूरी है, और VW2 इक्वल टू VW1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब जब हम लोग इस VW2 की वैल्यू को मैक्सिमम पावर जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है उसमें पुट अप करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है P max इक्वल टू 16/27 इंटू हाफ इंटू रो ए इंटू ए बी इंटू VW1 का क्यूब। ठीक है, तो ये जो हमारा टर्म है हाफ इंटू रो ए इंटू ए बी इंटू VW1 का क्यूब, यही है हमारी अवेलेबल पावर, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और ये जो 16/27 वाला टर्म है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी 0.593। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल के आ गया आपका P max इक्वल टू 0.593 इंटू P अवेलेबल, जिसको हम लोग ने ऑलरेडी स्लाइड 1 में डिस्कस किया हुआ था। मतलब है कि जो आपके पास अवेलेबल विंड एनर्जी है उससे सिर्फ और सिर्फ आप लोग 0.593 टाइम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फॉर जनरेटिंग द शेफ्ट पावर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नोट में देख लीजिए, जो आपको 3 चीज़ें याद होनी जरूरी हैं इस पूरे डेरिवेशन में, वो मैंने लिख दी हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ये तीनों पॉइंट अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, और ये आपको याद होने जरूरी हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ विंड टर्बाइन की। ठीक है, तो पहला पैरामीटर है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या बताता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर डेवलप्ड एट द शेफ्ट टू द अवेलेबल शेफ्ट पावर इन द विंड। ठीक है, तो यही चीज़ जो हम लोग ने लास्ट डेरिवेशन के अंदर पढ़ा था, सेम चीज़ आपको बताती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स मतलब है कि कितनी एक्चुअल में शेफ्ट पावर डेवलप हुई डिवाइडेड बाई कितनी आपके विंड के पास पावर अवेलेबल थी, उसी का रेशियो आपको बताता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और इस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो होती है हमारी 0.593। ठीक है, और मोस्टली जो आपकी विंड टर्बाइंस होती हैं वहाँ पे इस CP की जो वैल्यू रहती है वो 0.45 से 0.55 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और फ्रेंड्स आइडियली जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वो होती है हमारी 0.593। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो कि जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विंड टर्बाइन में निकल के आता है उसकी वैल्यू होती है 0.593। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट में बताया और जो आपको मैंने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताया, ये आपको याद होना जरूरी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग विंड टर्बाइन के सेकंड पैरामीटर की बात करने वाले हैं, वो है हमारा टिप स्पीड रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं TSR, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, और टिप स्पीड रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं ब्लेड टिप स्पीड रेशियो। ठीक है, क्योंकि ये ब्लेड के रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है। ठीक है, अब देखिए जो पहली डेफिनेशन है, जो पहला पॉइंट है, आप देखिए TSR इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द विंड टर्बाइन टू द इनलेट विंड स्पीड। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली ये रेशियो है
जो हमारी ब्लेड होती है उसके टिप स्पीड की डिवाइडेड बाई जो एयर आपकी इनलेट हो रही होती है, ठीक है, उसी का ये रेशियो होती है। तो TSR इक्वल टू VWB डिवाइडेड बाई VW1। VWB क्या होगी, ये होगी आपकी स्पीड ऑफ टिप, ठीक है, स्पीड ऑफ टिप, और इसकी वैल्यू हो जाएगी R इंटू ओमेगा, ठीक है। VWB की जो वैल्यू होगी हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख चुके हैं, वो होती है हमारी R इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई VW1 आपकी वो वेलोसिटी होगी जो कि इनलेट एयर की वेलोसिटी होगी, ठीक है। मैक्सिमम पावर के कंडीशन में अगर टिप स्पीड की वैल्यू देखेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आती है 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ब्लेड, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर के लिए टिप स्पीड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होती है 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ब्लेड। ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, दोनों चीज़ें आपको याद होनी जरूरी है। TSR जो फॉर्मूला हम लोग ने देखा R ओमेगा डिवाइडेड बाई इनलेट विंड स्पीड VW1, और जो दूसरी है आपकी मैक्सिमम पावर कंडीशन में जो टिप स्पीड रेशियो की वैल्यू होगी वो होगी 4 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ब्लेड। तो फ्रेंड्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और आपको याद होने जरूरी हैं, ठीक है। अब आप लोग आ जाओ सबसे नीचे में, इफ़ द रोटर ऑफ विंड टर्बाइन रोटेट टू स्लोली, ठीक है, जो आपकी रोटर है विंड टर्बाइन की अगर वो बहुत स्लो स्पीड से रन करेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ विंड विल पास थ्रू गैप बिटवीन ब्लेड्स। तो जितनी आपकी विंड है उसमें मोस्टली जो विंड होगी वो ब्लेड के बीच में जो गैप रहता है, ठीक है, हमने देखा था 3 ब्लेड्स थी तो हर 2 ब्लेड के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहेगा। तो अगर आपकी विंड टर्बाइन स्लोली रोटेट हो रही है उस टाइम पे क्या होगा, ज़्यादातर विंड जो रहेगी वो इस गैप से पास हो जाएगी, ठीक है, और फाइनली जो पावर जनरेट होगी शाफ्ट पे वो काफ़ी कम होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बहुत तेज स्पीड में आपकी रोटर रन कर रही होगी, ठीक है, जो आपकी रोटर है वो अगर बहुत फास्ट स्पीड से रोटेट कर रही है देन इट एक्ट एज ए सॉलिड वॉल टू द विंड, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे ब्लेड्स हैं वो आपकी वॉल की तरह ट्रीट करेंगी, यानी जो एयर इसके थ्रू पास होनी चाहिए वो पास नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जो आपकी ब्लेड्स हैं वो वॉल की तरह ट्रीट करने लग जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसीलिए जो रोटर की स्पीड होनी चाहिए वो एक ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए, ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग थर्ड पैरामीटर की बात करने वाले हैं, वो है हमारा कट इन स्पीड। तो कट इन स्पीड की क्या डेफिनेशन है, मिनिमम स्पीड एट विच टरबाइन शाफ्ट स्टार्ट डिलीवरिंग जनरेटेड पावर, ठीक है। तो टरबाइन शाफ्ट की वो मिनिमम स्पीड जिस पे आपकी जनरेटेड पावर स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जो भी आपकी पावर है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टरबाइन शाफ्ट की मिनिमम स्पीड को ही हम बोलेंगे कट इन स्पीड, ठीक है। सिमिलरली एक वर्ड होता है कट ऑफ स्पीड। तो कट ऑफ स्पीड आप किसे बोलोगे, तो द मैक्सिमम स्पीड एट विच पावर कन्वर्जन इज कट आउट बाय यूज ऑफ डिसएंगेजिंग कपलिंग, ठीक है। तो मतलब है फ्रेंड्स कि जो हमारा पावर कन्वर्जन के लिए एक स्पीड रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, शाफ्ट भी एक स्पीड में रोटेट कर रही होगी और हम एक लिमिट तक ही उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैक्सिमम स्पीड जब हमारी शाफ्ट जो रोटेट हो रही है वो मैक्सिमम स्पीड में जब रोटेट कर रही होगी, जब तक हमारा उस पर कंट्रोल होगा, उस पर्टिकुलर स्पीड को हम बोलेंगे कट ऑफ स्पीड। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा स्पीड में हमारी शाफ्ट रोटेट कर रही है तो हमको पावर को कट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, या बोलिए कपलिंग को हमें डिसएंगेज करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे ही आप डिसएंगेज कपलिंग का यूज करोगे तो आपकी जो पावर है वो कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर स्पीड को ही हम बोल रहे हैं कट आउट स्पीड या कट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग नीचे में एक फ्लो चार्ट देख रहे होंगे, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा अवेलेबल पावर, ठीक है। तो जो हमारी विंड होती है उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ पावर होगी। तो जैसे ही इसको हम पास करेंगे टरबाइन से जिसकी ब्लेड्स एरोफॉइल शेप की होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो शाफ्ट होगी टरबाइन से कनेक्टेड वो रोटेट होना स्टार्ट करेगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारी यहाँ पे शाफ्ट है, जो टरबाइन से कनेक्टेड शाफ्ट है, क्या वो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही होगी, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा विंड अवेलेबल होती है वो हर टाइम पे वेरी करती है। विंड की स्पीड कोई कांस्टेंट स्पीड से विंड उस टरबाइन के पास नहीं आ रही होगी, कभी स्पीड बहुत हाई होगी, कभी स्पीड बहुत कम होगी। तो सेम वे में जो हमारी शाफ्ट है, जो टरबाइन से कनेक्टेड शाफ्ट है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट नहीं कर रही होगी। और जब तक आपकी शाफ्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट नहीं करेगी तब तक हम लोग पावर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको एनर्जी एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चाहिए होती है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इस शाफ्ट को अगर हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट करना चाहते हैं तो हमको गियर बॉक्स अरेंजमेंट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग गियर बॉक्स अरेंजमेंट का यूज करेंगे तो ये जो शाफ्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्लच और ब्रेक आपको दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स क्लच और ब्रेक का फंक्शन आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ब्रेक का काम हो गया कि जब आपकी शाफ्ट बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रही होगी तो उस टाइम आप चाहोगे कि इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए आपको ब्रेक की जरूरत होगी। सिमिलरली क्लच का भी आप फंक्शन जानते हो, पावर को इंगेज और डिसएंगेज करना। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। और फाइनली आपको जनरेटर पावर, जहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को गेन करोगे। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से डेवलप करोगे और फाइनली जहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेंड कर दोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कटआउट स्पीड जो हम लोग ने देखा कि मैक्सिमम स्पीड जैसे ही पहुँच जाएगी तो क्या होगा, डिसएंगेज कपलिंग की हेल्प से हम लोग पावर को कटआउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता पड़ेगा इस पूरे सिस्टम में कि भाई आपकी मैक्सिमम स्पीड पहुंच गई है तो अब पावर कटआउट कर दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है वो हमारा कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, वही माइक्रो कंट्रोलर जो हम लोग ने मेकाट्रॉनिक्स के अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से क्या होगा, जैसे ही हमारी शाफ्ट एक मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचेगी तो पावर कटआउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया है वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग डिवाइस है। ठीक है, पूरे सिस्टम में जब कभी भी डिसीजन लेने की बात आएगी, जब कभी भी हमें कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ पे हमारा माइक्रो कंट्रोलर इस फंक्शन को फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर क्या है, आपका एक माइंड की तरह काम कर रहा है, जो हमारा सिस्टम है उसमें ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोलर का यूज करते हैं जिसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर बोल रहे हैं। और आपको ये जो फ्लो चार्ट है आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं विंड टरबाइन के टाइप्स की। तो बेसिकली दो टाइप की विंड टरबाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जिसको हम लोग शॉर्ट में HAWT से रिप्रेजेंट करते हैं। H हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, A हो गया एक्सिस, W से हो गया विंड और T से हो गया हमारा टरबाइन। सिमिलरली जो हमारी सेकंड टाइप की टरबाइन होती है वो होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जिसको हम लोग शॉर्ट में VAWT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम बना है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का। ठीक है, और जो हमारा राइट हैंड साइड में डायग्राम बना है वो है हमारा वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का। और इसी वर्टिकल एक्सिस को हम लोग कई बार क्रॉस एक्सिस विंड टरबाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बोलेंगे किसे? ठीक है, तो जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमारी यहाँ पे रोटर लगी हुई है, जो ब्लेड्स हैं, इनका जो रोटेशन एक्सिस है वो अगर विंड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, मतलब है यहाँ पे जो रोटर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वो एक्सिस पैरेलल होगी विंड डायरेक्शन के। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में विंड आएगी जो कि पैरेलल है इस रोटर के एक्सिस के। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स बात की जाए वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की या आप बोल सकते हो क्रॉस एक्सिस विंड टरबाइन की, तो यहाँ पे जो विंड डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर हमारी रोटर की एक्सिस होगी। ठीक है, रोटर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा वो परपेंडिकुलर होगा विंड डायरेक्शन के। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर जो हमारी रोटर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा वो हमेशा पैरेलल होगा विंड डायरेक्शन के। ठीक है, वही बात की जाए वर्टिकल एक्सिस की, तो यहाँ पे जो रोटर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी विंड डायरेक्शन के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के बारे में। जैसा कि हम लोग ने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन हम लोग उसे बोल रहे थे जब विंड की जो डायरेक्शन होगी उसके पैरेलल रोटर की एक्सिस होगी। ठीक है, रोटर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा अगर वो पैरेलल है विंड डायरेक्शन के तो हम ऐसी टरबाइन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जो पहला पार्ट है इस डायग्राम में आप लोग देखो, तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है हमारा रोटर विद प्लेट्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स रोटर विद ब्लेड से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक का यूज हम लोग यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, कई बार क्या होगा, विंड की स्पीड जब बहुत हाई होगी उस टाइम पे ये रोटर जो है वो बहुत हाई स्पीड से रन करेगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि सारी चीज़ें कंट्रोल वे में रन करें, तो इसलिए हमको ब्रेक की नीड पड़ेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक के आगे आप देख पा रहे होगे एक कंट्रोलर लगाया है। कंट्रोलर का फंक्शन होगा इस
पूरे विंड टरबाइन को कंट्रोल वे में रन करने का। ठीक है, तो जो भी डिसीजन मेकिंग का फंक्शन होगा, जो भी एक लिमिटेड स्पीड के बाहर कोई चीज़ जा रही होगी तो उसको कंट्रोल करने का काम हमारा माइक्रो कंट्रोलर करेगा। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर जितने भी सेंसिंग डिवाइसेस है उससे आउटपुट को लेगा और उस आउटपुट को लेने के बाद अपना डिसीजन लेगा। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर हम लोग ने ऑलरेडी मेकाट्रॉनिक्स के अंदर कवर किया हुआ है। ठीक, कंट्रोलर के आगे जाने पे हमको दिख रहा है मैकेनिकल ब्रेक, गियर बॉक्स और जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर का फंक्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना, गियर बॉक्स का फंक्शन हो गया जो भी स्पीड रेशियो है उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर गियर की बात की जाए तो हम लोग प्लेनेटरी गियर का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जितने भी कंपोनेंट्स देखे 1 से लेके सीरियल नंबर 6 तक, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स दोनों टाइप की टरबाइन में लगे होंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन हो और चाहे वो आपका वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन हो। ठीक है, कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं जस्ट लाइक आपके सेंसर्स लगे होते हैं ढेर सारे, तो वो जब आप लोग प्रैक्टिकल डायग्राम देखोगे तो वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि सारी चीज़ें कैसे लगी होती हैं, किस वे में वर्क करती हैं, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं, तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट सक्सेसफुल टाइप ऑफ टरबाइन। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होती है ये काफ़ी सक्सेसफुल टरबाइन है। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि किस टाइप की टरबाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बोलेंगे। जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर पैरेलल होगी विंड डायरेक्शन के, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। तो फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड है हमारा सेकंड पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन रोटर ब्लेड्स आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो रोटर ब्लेड्स आपकी हॉरिजॉन्टल होंगी। थर्ड पॉइंट है ऑल कंपोनेंट्स लाइक रोटर, ब्रेक, गियर बॉक्स, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर एंड कंट्रोल आर इनक्लोज्ड इनसाइड अ इनक्लोजर नेम्ड एज नेसल। ठीक है, तो बेसिकली ये जितने भी पार्ट्स हम लोग ने देखे, जो भी आपका जनरेटर हो गया, फिर आपके ब्रेक्स हो गए, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर इनक्लोजर के इनसाइड में रहेंगे। ठीक है, इनके बाहर में एक आउटर लेयर होगी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर होंगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सबसे आगे में रोटर है, रोटर से जैसे ही आप पीछे बढ़ोगे तो आपको दिख रहा होगा लो स्पीड शाफ्ट, गियर बॉक्स, जनरेटर, कंट्रोलर। तो बेसिकली ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे एक कंप्लीट इनक्लोजर में रहेंगे और इस इनक्लोजर को, इस केसिंग को हम लोग बोलते हैं नेसल। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है नेसल इज कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि नेसल के अंदर ही आपका गियर बॉक्स है, सारा अरेंजमेंट आपका नेसल के अंदर ही है। तो आप बोल सकते हो कि नेसल क्या काम कर रहा है, जो आपके पास विंड एनर्जी आ रही है, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है हमारा मैकेनिज्म टू एडजस्ट द नेसल टू कीप इट फेसिंग द विंड इज प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ नेसल कॉल्ड एज यॉ कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये जो हमारी यॉ कंट्रोल मैकेनिज्म होती है, इसके बारे में पॉइंट है, इसको हम लोग आने वाली जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट पॉइंट है, प्रोपेलर टाइप एंड मल्टी ब्लेड टाइप रोटर्स आर जनरली यूज्ड। तो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के अंदर हम लोग मोनो ब्लेड यूज कर सकते हैं, फिर आपकी ट्विन ब्लेड का यूज कर सकते हैं, 3 ब्लेड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर मल्टी ब्लेड्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे यूजली जो ब्लेड्स का यूज करते हैं, जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होती हैं रोटर के अंदर, वो 3 ब्लेड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन से रिलेटेड है। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारी विंड है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो भी फ्लैक्चुएट होती है। कभी ऐसा टाइम होगा जब हमारी विंड की स्पीड काफ़ी कम होगी, कभी ऐसा टाइम होगा जब हमारी विंड की स्पीड काफ़ी हाई होगी। ठीक है, और विंड की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी रोटर ब्लेड्स हैं वो विंड जितना आ रही है उसको ग्रैब कर सकें और उससे पावर को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपकी जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन को उस डायरेक्शन में पोजीशन करेंगे जिस डायरेक्शन में विंड आ रही हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, हमको एक यॉ कंट्रोल मैकेनिज्म लगानी पड़ती है टू पोजीशन द नेसल automatically in the direction of wind with the help of hydraulic mechanism and continuously orient the rotor in the wind direction। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग ने सोलर एनर्जी में देखा था, जो हमारी सोलर ट्रैकिंग डिवाइसेस होती थी उसका यूज करते थे, जिससे हम लोग मैक्स टू मैक्स सोलर एनर्जी को गेन कर सकें।
ठीक है। सेम वे में यहाँ पे जब हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन होगी तो हम चाहते हैं कि जो रोटर ब्लेड्स हैं वो कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहें। तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोग नेसल को ऑटोमेटिकली विंड की डायरेक्शन में ओरिएंट करें, ठीक है। तो वो पॉसिबल हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ याव कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो हम लोग ने दो टाइप की टरबाइन पढ़ी हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। तो वर्टिकल एक्सिस का तो डिजाइन ही ऐसा होता है कि वहां पे हमको इस पर्टिकुलर टाइप की मैकेनिज्म की नीड नहीं होगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो वर्ड है याव कंट्रोल, ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है टेथरिंग कंट्रोल। तो ये क्या होता है? इट इज प्रोवाइडेड विथ मोनो एंड ट्विन ब्लेड टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन टू प्रिवेंट फेलियर बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ड्यूरिंग ओरिएंटेशन ऑफ नेसल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है ये भी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में आएगी। और कब आएगी? जब हम लोग नेसल को ओरिएंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और किस केस में होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने देखा था कि टोटल 4 टाइप के हमने ब्लेड के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी? मोनो ब्लेड, ट्विन ब्लेड, 3 ब्लेड और आपकी मल्टी ब्लेड्स, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोनो और ट्विन ब्लेड की प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाते हैं जैसे ही हम लोग नेसल को ओरिएंट करते हैं। तो हम नेसल को ओरिएंट करते टाइम जो भी वाइब्रेशन आ रहे हैं उनको अवॉइड करने के लिए एक अलग टाइप का कंट्रोल मैकेनिज्म हमें लगाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेथरिंग कंट्रोल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको इस स्लाइड में जितनी चीज़ें लिखी हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो बेसिकली आपका वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन का सेटअप है। और आप देख रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं वो आपकी वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लगी हुई हैं, ठीक है। जैसा कि हमने वहाँ देखा था लास्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में, तो सारी चीज़ें आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगी हुई थी और वो भी टॉप पे लगी हुई थी। यहाँ पे सारी चीज़ें बॉटम में लगी हुई हैं और एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग लगी हुई हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ब्लेड्स की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी विंड आ रही होगी, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो बहुत सिंपल वे में यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रोटेशन है वो आपका वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है और जो हमारी विंड है वो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की थ्योरी के बारे में। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखो, पहला पॉइंट है ऑल्सो नोन एज क्रॉस विंड एक्सिस टरबाइन। तो ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, दे आर इन डेवलपमेंट स्टेज। तो सेकंड पॉइंट है कि ये जो आपकी टाइप की टरबाइन है ये यूज हो रही हैं और अभी भी इनमें रिसर्च चल रहा है, डेवलपमेंट स्टेज में है, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट कैन एक्सेप्ट विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ याव कंट्रोल, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारा याव कंट्रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के लिए यूज होता है और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के लिए इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि इसका डिजाइन इस वे में किया जाता है कि किसी भी डायरेक्शन से जो विंड आ रही होगी वो एक्सेप्ट कर पाएगा और सेम वे में रोटेट कर पाएगा, ठीक है। वहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन हर डायरेक्शन में एयर को, विंड को नहीं ले पा रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमको वहां पे याव कंट्रोल मैकेनिज्म को इंस्टॉल करना पड़ा था। यहाँ पे ऐसी कोई नीड नहीं है क्योंकि इसका डिजाइन ही इस वे में है कि ये हर डायरेक्शन से विंड को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, गियर बॉक्स, जनरेटर, ETC आर लोकेटेड एट द ग्राउंड, दस एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ हैवी नेसल एट द टॉप ऑफ द टावर। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के केस में जो डायग्राम था वो बहुत अच्छे से देखा हुआ है। वहां पे क्या था कि जितने भी अरेंजमेंट यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहे हैं, बियरिंग, लोअर प्लेटफॉर्म, डिस्क ब्रेक, गियर बॉक्स, जनरेटर, ये सारी की सारी चीजें वहां पे टावर के टॉप में लगी हुई थी, ठीक है। और वहां पे ये सारी चीजें इनक्लोज्ड थी किसमें? नेसल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये सारी चीजें बॉटम में लगी हुई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बॉटम में लगे होने से जो एडवांटेज मिलेगा वो ये कि वहां पे जो टॉप ऑफ टावर था वहां पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा था, वो चीज यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब इससे हमें एडवांटेज क्या होगा? इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का जो वर्क होगा वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारी चीज़ें आपकी बेस में मिल रही हैं, बॉटम में मिल रही हैं, तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सारी चीज़ें टॉप पे थी तो आपको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा फिफ्थ पॉइंट, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस इज ईजी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट है सेवोनियस एंड डेरियस टाइप रोटर्स आर यूज्ड इन वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन में हमारा सिंगल ब्लेड, फिर ट्विन ब्लेड, फिर हमने देखा था 3 ब्लेड और लास्ट में हमारा था मल्टी ब्लेड टाइप रोटर्स यूज कर रहे थे। यहाँ पे सेवोनियस और डेरियस टाइप के रोटर्स का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस स्लाइड में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी के बारे में। तो देखिए फर्स्ट लिमिटेशन है लो पावर डेंसिटी एंड वेरिएबल विथ टाइम एंड लोकेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास विंड एनर्जी होती है उसकी पावर डेंसिटी काफ़ी कम होती है, साथ ही साथ ये फ्लक्चुएट करती रहती है, वेरिएबल होती है टाइम के साथ एज वेल एज लोकेशन के साथ। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है या आप बोल सकते हो एक लिमिटेशन है। ठीक है, पावर डेंसिटी हमने देखा था कि जो हमारा सोलर एनर्जी था वहाँ पे भी लो होता था और वेरिएबल भी था टाइम और लोकेशन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑलमोस्ट दोनों टाइप की एनर्जी सोलर और विंड एनर्जी के लिए कॉमन रहेगा लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एफिशिएंसी ऑफ रोटर इज लेस। ठीक है, तो जो हमारी रोटर की एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, वो अराउंड 10 to 45% रहती है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लार्ज ट्रांसमिशन लॉसेस एज द विंड फॉर्म्स आर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जितने भी विंड फार्म्स होते हैं, विंड फार्म्स क्या होते हैं, जब आप देखते होंगे कि ढेर सारी विंड टर्बाइन एक जगह लगा दी जाती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं विंड फार्म्स। विंड फार्म्स का जो लोकेशन होता है वो रिमोट एरियाज में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिमोट लोकेशन में होने का डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही आप लोग इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपने डेवलप की वो आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ला रहे होगे। ठीक है, जो भी आपके वायर्स हैं इनके थ्रू ला रहे होगे। तो फ्रेंड्स इन्हीं वायर्स के थ्रू जो भी हमने ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई हैं उनके थ्रू क्या होगा कि आपके लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। जितना आपका डिस्टेंस रहेगा उतने ही ज़्यादा आपके लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट आवर इज मोर इन स्मॉल यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू लार्ज यूनिट। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर आप लोग स्मॉल यूनिट इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे जो आपकी कॉस्टिंग आने वाली, जो भी आपकी कैपिटल कॉस्ट है 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने की, वो काफ़ी हाई रहती है इन कंपेरिजन विथ लार्जर यूनिट। ठीक है, तो ये आपकी एक डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो जो हमारी जितनी भी विंड टर्बाइन होती हैं ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन होगा। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो हमारी विंड टर्बाइन होती हैं वो बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो देखिए लास्ट पॉइंट है विंड फार्म्स आर टू बी लोकेटेड इन द एरियाज अवे फ्रॉम द टॉल बिल्डिंग टावर सिटीज़। ठीक है, तो आपको विंड फार्म को इंस्टॉल करते टाइम एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विंड को गेन करना चाहते हो। तो विंड आप ज़्यादा से ज़्यादा तभी गेन कर सकोगे जब आप विंड फार्म्स एक ऐसी जगह इंस्टॉल कर रहे हो जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स ना हो, टॉल टावर्स ना हो, या फिर सिटीज़ में अगर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ऐसी जगह आप इंस्टॉल करो जहाँ पे जो हमारी विंड टर्बाइन है, जो हमारी विंड फार्म्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ विंड को गेन कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जितने भी आपके विंड फार्म्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिमोट लोकेशन में होते हैं या फिर आप देखते होंगे सी साइड में होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ पे जितना भी थ्योरी विंड एनर्जी से रिलेटेड हमको पढ़ना चाहिए था वो हम लोग ने फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनक्लोजर और हाउसिंग फॉर द जनरेटर, गियर बॉक्स एंड एनी अदर पार्ट्स ऑफ द विंड टर्बाइन दैट आर ऑन द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग ने बहुत अच्छे से डिटेल में समझी हुई थी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के अंदर जितना भी आपका इनक्लोजर होता है या बोल सकते हो जो भी हाउसिंग होता है जो कंटेन करता है जनरेटर को, गियर बॉक्स को, फिर हमने देखा था सैफ्ट को। ठीक है, और फिर हमने कंट्रोलर को भी देखा था। तो ये सारी चीज़ें इनक्लोज होती हैं इनसाइड नेसेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में आया था। विथ रिस्पेक्ट टू विंड टर्बाइन ब्लेड्स TSR मीन्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं TSR का मतलब होता है टिप स्पीड रेशियो। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग ने देखा था R ओमेगा डिवाइडेड बाई VW1। R ओमेगा था आपका टिप स्पीड और डिवाइडेड बाई था हमारा VW1 जो कि थे हमारी इनलेट विंड स्पीड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में आया हुआ है। फॉर अ विंड टर्बाइन 10 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 20 RPM इन 12.9 किलोमीटर पर आवर विंड द TSR विल बी। ठीक है, तो TSR की वैल्यू पूछा गया है। सिंपली आपको TSR का फॉर्मूला यहाँ पुटअप करना है। तो फ्रेंड्स राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो TSR होता है टिप स्पीड जो था हमारा R ओमेगा डिवाइडेड बाई विंड वेलोसिटी जो हमारा था VW1।
ठीक है। तो VW1 की वैल्यू यहाँ गिवन है, वो है हमारा 12.9 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। साथ ही साथ फ्रेंड्स टिप स्पीड के लिए जो डेटा है वो अभी आपको गिवन है। आर की वैल्यू 10 मीटर आपको गिवन है। साथ ही साथ जो ओमेगा है उसके लिए आपको 20 RPM गिवन है, ठीक है। तो यहां से जब आप लोग सारी वैल्यू को पुटअप करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 5.84, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का विंड एनर्जी का जितना भी सिलेबस था वो हमने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में, जहां हम लोग कवर करने वाले हैं बायोमास को, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।